राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट। आसमान के ऐसे स्वर्णा का गला पकड़ने से वह स्वर्णा एकदम शॉक्ड हो गई। रोहित ने रिजेक्ट कर दिया तो आसमान उसके गला क्यों पकड़ रही है, यह सोचकर स्वर्णा पड़ जाती है सोच में। स्वर्णा जल्द से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो आसमा? गुस्से में कहती है, यह सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। उसने कहा कि वह तुमसे प्यार करता है। आसमा यह सब गुस्से में दांत पीसते हुए कह रही थी। सच में इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। स्वर्णा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर यह हो क्या रहा है। आसमा फिर से दांत पीसते हुए कहती है, वह कह रहा था कि अगर तुम ना होती तो वह मेरे बारे में सोच सकता था। सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। आसमा के हाथ स्वर्णा के गले पर कसते जा रहे थे। स्वर्णा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसमें वह अपने हाथों से स्ट्रगल कर रही थी। इस वक्त दोनों जहाँ थे वहाँ एकदम सुनसान था, कोई भी वहाँ नहीं था। पुल पर बनी रेलिंग भी इतनी लंबी नहीं थी। आसमा गुस्से में स्वर्णा को एकदम से धकेल देती है, जिससे स्वर्णा नीचे गिरती है, लेकिन वह डर से जल्दी से रेलिंग को पकड़ लेती है। वह पकड़ तो लेती है, लेकिन इस वक्त वह उस पुल में लटक रही थी। स्वर्णा नीचे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वह घबराते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। आसमा के चेहरे पे पता नहीं क्यों इस वक्त मुस्कुराहट थी, शायद स्वर्णा को हमेशा के लिए दूर जाने की। आसमा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से ही उसने मुझे रिजेक्ट किया है। अब जब उसे तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी, वह खुद मेरे पीछे भागता हुआ आएगा। स्वर्णा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर रेलिंग को पकड़ते हुए चिल्लाती है, प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। क्या कर रही हो आसमा? आसमा उसे देख कर ना कहती है। फिर वह कुछ देर में ही जाते हुए कहती है, तुमने हमारे बीच आकर गलती कर दी है। अब उस गलती की सज़ा तो मिल रही है, और उस गलती की सज़ा सिर्फ तुम्हारी मौत है। आसमा थोड़ी सनकीपन में कहा। उसे जो चीज़ पसंद आई थी वह कभी भी छोड़ती नहीं थी, और उसके बीच जो आता था उसे भी वह कभी नहीं छोड़ती थी। आसमा अब वहाँ से चली जाती है। सोरा धीरे से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखती है तो उसे इतना नीचे गहरी नदी दिखता है। स्वर्णा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोरा के हाथ अब उस रेलिंग से छूटने लगती थी। इसे इससे उसे और ज़्यादा डर लग रहा था। स्वरा के आंसू अब बहने लगते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त उसे इस तरह से धोखा देगी, उसे इस तरह से जान से मारने की कोशिश करेगी। हाँ, उसे यह पता था कि वह सन की मन की है, इसलिए उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। आसमा इतनी दूर सिर्फ यहाँ स्वर्णा को मारने आई थी। स्वरा के हाथ छूट रहे थे, वह बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऊपर कैसे आए। वह तो घर में किसी को बताकर भी नहीं आई थी। तभी उसने अपने हाथ पर किसी की छुअन को महसूस होते ही स्वरा धीरे धीरे अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखती है तो उसे ऊपर उसका हाथ पकड़ सिद्धार्थ दिखता है। स्वर्णा उसे अपनी नम आंखों से देखती है। सिद्धार्थ उसके हाथों में कसकर पकड़े उसे खींच लेता है। स्वर्णा की आंखों में अभी आंसू थी, क्योंकि वह बुरी तरह से डरी हुई थी। एक तो उसे ऊंचाई से डर लगता था, और वह सही कि नहीं पाती थी कि वह सहन भी ही नहीं पाती थी किसी भी डर को। सिद्धार्थ जैसे ही स्वर्णा को पुल से ऊपर खींच लेता है, स्वर्णा जल्दी से सिद्धार्थ के गले लगकर रोने लगती है। सिद्धार्थ पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे जब याद आता है कि स्वर्णा को ऊंचाई से डर लगती है तो वह भी उसे पकड़ लेता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछता है, आर यू फाइन? स्वर्णा डर की वजह से कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे तो डर से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। स्वर्णा सिद्धार्थ से एकदम चिपकी हुई थी। उसे अब भी उसे ऊंचाई की याद आ रही थी, क्योंकि वह बार बार उसे देख रही थी। उसके दिमाग में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा था। वह धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे यहाँ से ऊपर खींच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णा भी थोड़ी ही उसके खड़ी थी, इसके बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी लटकी हुई है। स्वर्णा के दिमाग में यह इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था जिससे वह एकदम से ही बेहोश हो जाती है। स्वर्णा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी।
उसे कोई भी छोटी सी बात बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती थी। और यहाँ तो उसकी सबसे डर वाली हादसा हुई थी। स्वर्णा जब बेहोश हो जाती है तो उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ जाता है। वह महसूस होते ही सिद्धार्थ उसे एकदम कसकर पकड़ लेता है। सिद्धार्थ स्वर्णा को जल्दी से अपने भाव में उठा लेता है और फिर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। कार में सामने खड़ा उसका असिस्टेंट सिद्धार्थ को देखकर धीरे से कहता है, इसके पीछे एक्सट्रैक्स की झुंड लगी पड़ती है। इसके पीछे एक्ट्रेस की झुंड लगी पड़ती है और वह इस मामूली सी लड़की के पीछे पड़ा है। सॉरी, मैं रिपीट करती हूँ। वो कहता है कि इसके पीछे तो एक्ट्रेस की झुंड लगी पड़ी है और ये एक मामूली लड़की के पीछे पड़ा है। ऐसे बोलते हुए दोनों को ही देख रहा था। सिद्धार्थ स्वर्णा को लेकर कार के पास पहुंच जाता है और वह स्वर्णा को सीट पे बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। उसके बैठते ही चंद पलों में उसकी कार वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक कमरे में एक इंसान अंदर जाता है और सामने बैठी हुई लड़की को देखता है जो इस आईने में खुद को निहार रही थी। वह उस लड़की को देखते हुए कहता है, स्वरा। बैठी लड़की स्वरा थी, जिसके अपना रूप बदल लिया था। उसने अपने बालों को छोटा करके रखे हुए थे और अब वह उसी तरह से दिखती थी। इस वक्त उसने अपना चश्मा नहीं पहना था। स्वरा आईने में उस इंसान को देखती है। वह इंसान स्वरा के पास जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम्हें आदित्य सिंघानिया ढूंढ रहा है, तुम ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। स्वरा एक नज़र उस इंसान को देखती है और फिर आईने में खुद को देखकर कहती है, उसके ढूंढने से पहले मैं खुद उसके पास जाकर खड़ी हो जाऊंगी। स्वरा अब पहले जैसे मासूम बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा बदल चुका था। उसके चेहरे पे ना कोई मुस्कान थी और ना कोई क्यूटनेस। उसके चेहरे पे बस सीरियसनेस थी और इसके सिवाय कुछ नहीं। स्वर अब इस इंसान को देखते हुए कहती है, स्वरा, मयंक, गोवा की टिकट बुक कर लो, मैं कल ही गोवा जा रही हूँ। मयंक ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड है जिसने स्वरा के सहारा दिया था। मयंक हाँ में से हिला देता है। किसका बेस्ट फ्रेंड है? ध्रुव का। और फिर वहाँ उठकर चला जाता है। उसकी बातें ही स्वरा आईने में खुद को देखती है और एकदम से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी रूहान। मैं तुम्हारे सामने तो जाऊँगी लेकिन स्वरा बनकर नहीं। बल्कि इतना कहते हुए रुक जाती है। गोवा। स्वर्णा की आंखें बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते उसकी नज़र पास बैठी प्रज्ञा पर पड़ती है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्वर्णा की आंखें खुली देख प्रज्ञा परेशान होकर कहती है, अन्ना तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने बताया कि तुम पूल में लटक रही थी। किसने किया ये सब? स्वर्णा बिल्कुल चुप थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आसमा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह प्रज्ञा को यह बताना नहीं चाहती थी कि यह सब उसकी ही दोस्त ने किया है, क्योंकि अगर वह प्रज्ञा को बताती तो प्रज्ञा अव्यान को जरूर बताती और अव्यान कभी भी आसमा को नहीं छोड़ता और स्वर्णा नहीं चाहती थी कि आसमा को अव्यान कुछ करे। इसलिए स्वर्णा चुप रहना ही सही समझती है। प्रज्ञा कुछ देर तक तो सवाल करती रहती है, पर जब स्वर्णा जवाब नहीं देती तो वह सोचकर अब आगे कुछ नहीं पूछती कि स्वर्णा अभी डरी हुई तो इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे भी तो पता था कि स्वर्णा को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्वर्णा अब गौर से उस कमरे में देखने लगती है। वह उसका कमरा नहीं है, यह देखते ही पहचान जाती है। इसलिए वह पहचानने की कोशिश कर रही थी। इधर उधर देखते हुए स्वरा की नज़र एकदम से सिद्धार्थ के फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। फ़ोटो फ्रेम को देखते ही स्वरा समझ जाती है कि वह सिद्धार्थ का कमरा है। जैसे ही उसे यह समझ आता है, स्वरा को पूल पर हुई इंसिडेंट याद आने लगती है। उसने किस तरह से सिद्धार्थ को एकदम से गले लगा लिया था। यह सब सोचकर स्वर्णा अनकंफर्टेबल हो जाती है। स्वर्णा जल्दी से उठकर बैठ जाती है और प्रज्ञा से कहती है, भाभी यहाँ से चलिए प्लीज़, मुझे घर जाना है। स्वर्णा का अचानक ऐसे कहना प्रज्ञा को समझ नहीं आता। स्वर्णा बेड से उठती है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो उसे कमरे में आता हुआ सिद्धार्थ दिखता है। सिद्धार्थ को देखते ही स्वर्णा का शरीर ठंडक पड़ जाता है। प्रज्ञा भी मुड़कर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ की नज़र सामने खड़ी स्वर्णा पर जाती है। प्रज्ञा एक नज़र स्वर्णा को देखती है और फिर सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है,
सिद्धार्थ, अन्ना होश में आ गई है तो हम जा रहे हैं। सिद्धार्थ स्वर्णा को देखते हुए कहता है, मुझे इससे कुछ बात करनी है। प्रणय यह सुनकर सिद्धार्थ को देखने लगती है। कुछ पल देखने के बाद प्रणय कहती है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ अन्ना। इतना बोलते ही प्रणय चली जाती है। स्वर्णा भी जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहती है, भाभी मैं भी आ रही हूँ। वह उसके पीछे तो जाती है लेकिन दरवाजे पर सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ के सामने खड़े हो जाने से स्वर्णा के कदम रुक जाते हैं। स्वर्णा को जब प्लेन वाले इंसिडेंट याद आ जाती है, उसे आज भी लगता है कि सिद्धार्थ उसके साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने सोचा है, इसलिए वह कभी अपनी नज़र तक उसे मिला नहीं पाती थी। सिद्धार्थ अब की उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है और देखकर स्वर्णा पीछे होने लगती है। वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। स्वर्णा धीरे धीरे पीछे होते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो मेरे साथ। मैं वो जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैंने आपका हाथ। स्वर्णा सहमी हालत में थी। स्वर्णा पीछे होती जा रही थी और सिद्धार्थ उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। स्वर्णा की नज़रें झुकी हुई थी और सिद्धार्थ उसे बस एकटक देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे होते होते स्वर्णा एकदम से रुक जाती है। सिद्धार्थ झुककर स्वर्णा के कान में धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो। जैसे ही स्वर्णा सिद्धार्थ के मुंह से खुद के लिए बुद्धू सुनती है, वह सर उठाकर सिद्धार्थ को देखती है। ऐसे करने से दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। स्वर्णा अब सिद्धार्थ से दूर हो जाते हैं। खुद के बारे में ऐसा सुनकर पता नहीं स्वर्णा को क्या हो जाता है। वह तुरंत ही सिद्धार्थ को अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, लुक मिस्टर, आप होंगे बुद्धू, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। सिद्धार्थ भौं चढ़ाकर स्वर्णा को देखकर कहता है, सीरियसली। जब सिद्धार्थ सीरियसली कहता है तो स्वर्णा कंफ्यूज हो जाती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिद्धार्थ यह देखकर कुछ पल तो स्वर्णा को मासूम चेहरे को देखता है, क्योंकि वह अब भी एकदम बच्ची की तरह ही बात बहुत कॉन्फिडेंस से कर रही थी। सिद्धार्थ स्वर्णा की कमर को पकड़कर अपनी करीब खींच लेता है, जिससे स्वर्णा उससे सट जाती है। उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभालकर तुरंत उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे इतने करीब आकर क्या कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। स्वर्णा अपनी मासूम सी आवाज़ में उसके पलकों को झपकाते हुए कहती है। सिद्धार्थ अपनी आंखों को मटकाते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वर्णा सिद्धार्थ के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यह देखकर स्वर्णा रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज़ हमें छोड़िए। सिद्धार्थ उसके चेहरे के करीब झुककर कहता है, पहले कहो कि तुम बुद्धू हो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप ज़बरदस्ती मुझे बुद्धू नहीं बुलवा सकते। स्वर्णा फिर से अपनी मासूम सी आवाज़ में बोलती है। सिद्धार्थ तो इस वक्त स्वर्णा को इस तरह देख बहुत ही अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिद्धार्थ अपनी सीरियस सी आवाज़ में कहता है। सिद्धार्थ को इतनी सीरियस को देखकर स्वर्णा की बोलती ही बंद हो जाती है। वह खुद को बुद्धू कैसे बोल सकती है, क्योंकि वह तो बहुत ही स्मार्ट समझती है। भले वह बुद्धू नहीं थी पर स्मार्ट भी नहीं थी। सिद्धार्थ उसे चुप रहता है हुआ देखकर कहता है। वह स्वर्णा को बहुत अजीब करीब था। स्वर्णा की अपनी नज़रें अभी झुकी रही थी और सिद्धार्थ को इस वक्त स्वर्णा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा जिसे अपनी गलती मान ली हो। सिद्धार्थ अब स्वर्णा को दूसरे कमर पर भी अपना हाथ रख लेता है। स्वर्णा जल्दी से हकलाते हुए कहती है, मैं बुद्धू हूँ। स्वर्णा जैसे ही ये कहती है, सिद्धार्थ के होठों पे मुस्कान आ जाती है। सच में यह लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है। उसके मन में यह चलने लगता है, इतना इनोसेंट कोई नहीं हो सकता। स्वर्णा ने खुद को नज़रें झुकाकर बुद्धू कहा था। अब जब उसने कह दिया था तो वह सर उठाकर सिद्धार्थ से कहती है, आप तो छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ उसकी आंखों में मासूमियत देख रहा था। यह मासूमियत तो उसे स्वर्णा के ओर खींच रही थी। सिद्धार्थ अचानक से स्वर्णा के गाल पर किस कर लेता है। स्वर्णा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। आज तक किसी ने उसे किस नहीं किया था। यह फीलिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नई और अनजान थी। सिद्धार्थ स्वर्णा की धड़कन को सुन सकता था और उसे उसकी धड़कन सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ स्वर्णा के चेहरे को देखने लगता है तो हैरानी से शर्म सी झुकी हुई थी। वह इतनी क्यूट थी कि सिद्धार्थ उसे चूमे बगैर नहीं रह पाया। स्वर्णा फिर हरकत से नहीं देख स्वर्णा
सिर्फ हरकतों से नहीं, दिखने में भी बिल्कुल बच्ची जैसी ही थी। सिद्धार्थ ने जब पहली बार प्लेन में उसे देखा था तो स्वर्णा उसे बहुत पसंद आ गई थी। भले ही स्वरा बहुत ज़्यादा सीरियस थी, पर फिर भी उसका जो क्यूट सी हरकत थी वह सिद्धार्थ से छुपी ना रह सकी। सिद्धार्थ को कभी पता ही नहीं था कि उसे एक नॉर्मल सी लड़की पसंद आ जाएगी जो बस एक बच्ची जैसी होगी। जैसे भी थी, सिद्धार्थ स्वर्णा को ही बहुत पहले से पसंद करने लगा था। वह उसे कब से बात करना चाहता था, लेकिन स्वर्णा थी कि जो बस उसे भागती रहती थी। सिद्धार्थ काफ़ी वक्त से स्वर्णा को पीछा कर रहा था, जिसका अंदाज़ा स्वर्णा को भी बिल्कुल नहीं था। सिद्धार्थ स्वर्णा के गाल को छूते हुए कहता है, बहुत बुद्धू हो तुम, सीरियसली। स्वर्णा अपना सर ऊपर करके सिद्धार्थ को नहीं देखती है। सिद्धार्थ सीरियस हो जाता है और पुल पर हुई घटना को याद करते हुए पूछता है, अच्छा ये बताओ, वो पुल पर वह लड़की कौन थी जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से धक्का दिया, यह जानते हुए भी कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? स्वर्णा चुप रहकर सिद्धार्थ की बस बात सुन रही थी, कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। जब सिद्धार्थ स्वर्णा की चुप देखता है तो उसे कहता है, मैंने तुम्हारी भाभी को यह तो नहीं बताया कि तुम्हें किसी लड़की ने धक्का दिया, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि लड़की कौन थी तो मैं उन्हें बता दूंगा। स्वर्णा जल्दी से अपने सर उठाकर सिद्धार्थ को देखकर कहती है, आप एक एक्टर हैं या ब्लैकमेलर? आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? सिद्धार्थ फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ के बार बार यही शब्द कहने से अब स्वर्णा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होकर लगी थी, पर उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ ने प्रज्ञा को कुछ बता दिया तो फिर आसमां की तो खैर नहीं। स्वर्णा के पास सिद्धार्थ को बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह उसे कहती है, वह मेरी दोस्त थी। सिद्धार्थ जैसे ही सुनता है वह तुरंत पूछता है, दोस्त? कोई दोस्त ऐसा करता है क्या? दोस्त के नाम पर दुश्मन पाल रखे हैं तुमने? स्वर्णा मासूमी से आवाज़ में कहती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ ऐसा करेगी। ऐसा कहते हुए स्वर्णा का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। सिद्धार्थ सोचते हुए पूछता है, लेकिन उसे तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? स्वर्णा सिद्धार्थ को मना करते हुए कहती है, वह मैं आपको नहीं बता सकती। सिद्धार्थ स्वरा को धमकी देते हुए कहता है, बताओ वरना मैं तुम्हारी भाभी को बता दूंगा। स्वरा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, ये आप मुझे क्या बार बार धमकी दे रहे हैं? और आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं नहीं रहता ना तो अब तक तुम्हारी यमराज से दर्शन हो गए होते। सिद्धार्थ ने बोलते ही स्वरा चुप हो जाती है। सच ही तो था, अगर सिद्धार्थ वहाँ नहीं होता तो पता नहीं स्वर्णा का क्या होता। वैसे भी वह जगह एकदम सुनसान थी, वहाँ उसे बचाने कौन आता? स्वर्णा सर छुपाए रहती है। वह जिससे प्यार करती है उसे रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर ही वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए आसमां को लगता है कि उसके प्यार में मैंने छीना है। सॉरी लिसनर्स, यहाँ पे हर जगह स्वर्णा आएगा, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक्स की जगह आधी बार स्वरा लिखा हुआ है। स्वरा उसकी माँ है। सिद्धार्थ स्वर्णा की बात को सुनता है और वह भी सुन लेता है कि आसमां किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके कान में यह बात गूंज रही थी कि कोई लड़का स्वरा को प्यार करता है। यह बात उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगी थी। सॉरी। सिद्धार्थ उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या उस लड़के से तुम भी प्यार करती हो? स्वर्णा बोलने वाली होती है, लेकिन वह एकदम से रुक जाती है और कुछ सोचते बोली, आप मुझे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ को जब लगता है कि उसने गलत सवाल कर दिया तो वह तुरंत बात को बदलते हुए कहता है, ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारी भाभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहते ही सिद्धार्थ स्वर्णा के कमर को छोड़ देता है। सिद्धार्थ जैसे ही स्वरा को छोड़ता है वह तुरंत भागते हुए वहाँ से चली जाती है। सिद्धार्थ स्वरा की बातों को याद करते हुए खुद से कहता है, सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए किडनैपर भी बनूंगा। लंदन। अव्यान और रुद्र इस वक्त एक बड़े से विला में एंटर होते हैं। अंदर से बाहर तक हजारों बॉडीगार्ड तैनात थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि यह किसी पॉलिटिशियन का घर हो। अव्यान बहुत गौर से ये देख रहा था। अव्यान और रुद्र जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन दोनों को ही सोफे पर बैठी अंतरा दिखती है, जो इस वक्त स्नैक्स खाते हुए टीवी में मर्डर न्यूज़ देख रही थी। जिस उम्र के बच्चे कार्टून या फन्स देखना पसंद करते हैं, इस वक्त वह ऐसी चीज़ें देख रही थी। रुद्र यह देखकर अपनी भौं चढ़ाते हुए अंतरा को देखता है। रुद्र आगे बढ़कर रिमोट लेता है और टीवी को बंद कर देता है। टीवी बंद होती अंतरा खुद से चिल्लाती है, अंकल! अखिल भागते हुए अंतरा के पास आता है। तभी उसकी नज़र रुद्र और अव्यान पर जाती है तो वह अपनी जगह ही खड़ा हो जाता है।
अंतरा का ध्यान अभी भी रुद्र पर नहीं गया था, लेकिन वह जैसी अखिल की नज़रों का पीछा करते हुए उसकी ओर देखती है तो रुद्र को देखते उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह जल्दी से भागकर रुद्र से चिपक जाती है। हैंडसम ब्रदर, आप इतनी जल्दी आ गए। अव्यान अंतरा को बहुत गौर से देख रहा था। उसका चेहरा नैना से पूरी तरह से मिलता था। अंतरा नैना की तरह ही दिखती थी। रुद्र अंतरा को खुद से अलग करके उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है। अंतरा कभी ऐसा नहीं थी। वह रुद्र के आने पर इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी। रुद्र समझ चुका था कि अंतरा को जरूर कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए वह उसके जाते हुए उसे लिपट गई थी, वरना अंतरा अपनी जगह से कभी उठती नहीं थी। रुद्र उसे कहते हुए पूछता है, तेवर बहुत बदल गए तुम्हारे, क्या चाहिए तुम्हें? अंतरा यह सुनकर रुद्र से दूर हो जाती है और बहुत ही सीरियस में कहती है, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। अंतरा की बात सुनकर रुद्र और अव्यान दोनों भौं चढ़ाए उसे देखते हैं। रुद्र अंतरा की बातों को इग्नोर करता है और अव्यान को अंतरा से मिलाते हुए कहता है, अव्यान ये है हमारी बेबी प्रिंसेस अंतरा सूर्यवंशी। अंतरा नाम सुनते ही अव्यान बीते हुए पल में खो जाता है। फ्लैशबैक। नैना सोफे पर बैठी थी और अव्यान और रुद्र भी उसी के साथ बैठे हुए थे। अव्यान की नज़र नैना पे बड़े से पेट पर थी और कुछ सोचते हुए अव्यान नैना से कहता है, माँ आपने बच्चे का नाम क्या सोचा? अव्यान किया पूछने से नैना मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बच्चे का नाम अंतरा सोचा है। चेकअप के दौरान नैना को पता चला था कि पेट में एक लड़की बच्ची है। अंतरा नाम सुनकर रुद्र पूछता है, भाई मॉम? नैना अपने पेट को सहलाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, आ से अव्यान, ना से नैना, रा से रुद्र और इन तीनों का नाम का कॉम्बिनेशन अंतरा। रुद्र तुरंत ही कहता है, तो फिर ता? रुद्र की बात सुनकर नैना का चेहरा एकदम से दुखी हो जाता है। वह दुखी होकर अपने पेट पर देखते हुए कहती है, दूसरे का बच्चे का नाम तरुण या तान्या रखने की सोची थी, बस इसीलिए आज भी मुझे बहुत याद आते हैं। नैना की दुखी देखकर अव्यान और रुद्र दोनों ही उसके पास चले जाते हैं और दोनों साइड बैक कर नैना के गले लग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड्स। अंतरा अव्यान को देखकर उसे पहचान नहीं पाई थी। रुद्र अव्यान को दिखाते हुए अंतरा से कहता है, ये मेरा दोस्त है अव्यान सिंघानिया, मैंने बताया था ना इसके बारे में। अंतरा चुपचाप अव्यान को एकटक देखने लगती है। रुद्र ने अंतरा को अव्यान के बारे में बताया तो था, लेकिन अंतरा को यह भी बात बिल्कुल भी पता थी कि अव्यान वही है जिससे उसकी माँ को बचाया था। उसी की वजह से अंतरा आज जिंदा है। अंतरा अव्यान को बहुत ही कर से देखते हुए कहती है, क्या आपकी सिस्टर ही मेरे हस्बैंड ब्रदर को मुझसे छीनने वाली है? अव्यान जब यह सुनता है तो वह समझ नहीं पाता कि आखिर यह क्या कहना चाहती है। रुद्र इस वक्त अव्यान से थोड़ा पास ही खड़ा था। वह बहुत ही धीमी आवाज़ में अव्यान से कहता है, शी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी। अव्यान अंतरा को गौर से देखता है। सच में इस वक्त अंतरा के चेहरे पे रुद्र के लिए पॉजिटिवनेस साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद अव्यान और रुद्र और अंतरा इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुबह हो चुकी थी और तीनों नाश्ता कर रहे थे। अव्यान अंतरा से मिला, उसने उससे बातें भी की। अंतरा ने भी उससे बात की, पर इतने अच्छे से नहीं। अंतरा को पता था कि रुद्र जिससे शादी कर रहा है अव्यान उसका भाई है, तो उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वह अपनी बहन को समझा दे कि वह रुद्र को उससे दूर ना करे, वरना उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। अव्यान बस अंतरा की सारी बातों को सुन रहा था, क्योंकि वह तो अंतरा को भी खुद ही भी बहन मानता था और उसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। वो उसे उसकी बातों से बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह इस सब का एटीट्यूड को साफ तरीके से देख रहा था कि वह अच्छी तरह से देख पा रहा था कि अंतरा का सारा एटीट्यूड रुद्रांश से आया है। रुद्र तो खुद ही इतना एटीट्यूड में रहता है, तो उसने भी कभी अंतरा को कभी एटीट्यूड में रहने के लिए मना नहीं किया था। रुद्र के अंदर थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर थी, लेकिन अंतरा के अंदर बहुत कम थी, जो अव्यान अच्छी तरह से देख पा रहा था। अव्यान ने अंतरा की दोस्ती करने को कोशिश की, लेकिन अंतरा ने साफ तरीके से मना कर दिया।
इस सब में अव्यान को रुद्र पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर वह बचपन से ही अंतरा के साथ रहता तो उसे इस तरह की दूरी बनाकर ना रहनी पड़ती। पर जैसा रुद्र ने कहा, उसकी वजह से अंतरा की जान को खतरा था, इसलिए उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो इस वजह से अव्यान को गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाता है। रुद्र खाते हुए बोलता है, सो बेबी प्रिंसेस, तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म हो गए? अंतरा भी खाते हुए बोलती है, वह तो कब के हो गई, बस आप रिजल्ट देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगी। अंतरा यह बोलते हुए भी बड़ी एटीट्यूड में थी। अंतरा को पढ़ने लिखने का थोड़ा भी शौक नहीं था। वह एग्ज़ाम देकर हमेशा बहुत मुश्किल से पास हुआ करती थी, और इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। अव्यान अंतरा को देखते हुए कहता है, पहले रिजल्ट को देखने की क्या मतलब है? अंतरा बोलती है, मतलब यही कि मैं हैंडसम ब्रदर अपने पावर से मुझे पास करवा दे। वैसे भी अभी 10th का एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं डिप्लोमा करके घर में बैठना रहना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। अंतरा की बात को सुनते अव्यान घूर कर रुद्र को देखता है। वह उसे देखकर दांत पीसते हुए कहता है, तूने इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया? रुद्र काफ़ी नॉर्मली कहता है, मैं क्या करूँ जब उसे पढ़ने का मन नहीं है? मैं तो समझा समझा कर थक चुका, अब मुझसे ही नहीं होगा, इसे जो करना है करने दो। अव्यय फिर से दांत पीसते हुए कहता है, तुमने इसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? 15 साल की बच्ची है वो, इतनी छूट अच्छी नहीं है। अंतरा यह सब सुनकर अव्यान को घूरते हुए देखने लगती है। अव्यान उसकी आज़ादी को छीन रहा है, यह सोचते हुए वह उसे पूरी तरह से घूर रही थी। रुद्र जल्दी से कहता, हाँ तो मैं इसे कैद करके तो नहीं रख सकता ना? अभियान गुस्से से कहता है, तुझे जब पालना आता ही नहीं तो क्यों छुपाना मुझे? बता देता सारी बात। कभी भी खतरा होता है अपने ऊपर पहले लेता, इसे कुछ नहीं होने देता। अब देखो क्या हालत बना रखी है तुमने इसकी। एक तो इसकी इतनी एटीट्यूड, इतना घमंड और पढ़ाई में जीरो। अव्यान का रुद्र को ऐसे डांटना अंतरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने पकड़े चम्मच को कसकर पकड़ी हुई और साथ ही प्लेट पर धीरे धीरे मार रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अंतरा को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अव्यान बोल ही रहा था कि तभी अचानक से अंतरा अपने चम्मच से उसके ऊपर वार करने वाली होती है, पर उससे पहले ही अव्यान उसके हाथ को पकड़ लेता है। रुद्र अंतरा पर बहुत जोर से चिल्लाता है, अंतरा! चम्मच की नोक इस वक्त अंतरा की आंखों के पास थी। अव्यान अंतरा को बहुत ही गौर से देख रहा था। वह समझ रहा था कि अंतरा को इस वक्त अकेला रखा गया है तो उस पर इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। वह अपनी माइंड को ही हो गई थी, वह सन की माइंड की हो गई थी। अंतरा गुस्से से अव्यान को घूर रही थी और अपने हाथ को हिला रही थी, पर हिला नहीं पा रही थी क्योंकि अव्यान ने उसके हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। रुद्र ने जब अव्यान को यह बताया कि अंतरा उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के साथ ही उसकी तरह एटीट्यूड में रहती है और अव्यान को मारने को धमकी दे रही है, तो उसे अंतरा के मेंटल कंडीशन कुछ सही नहीं लगी। क्योंकि अंतरा 15 साल की छोटी बच्ची थी तो उसे माइंड में मारने का ख्याल आना बहुत बड़ी बात थी। अव्यान बस यह जानने के लिए यह सब कर रहा था, यह देखना चाहता था कि अंतरा किस तरह से रिएक्ट करेगी। ऐसे इंसानों के लिए इलाज थी। रुद्र जल्दी से चेयर उठाकर अंतरा के पीछे से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? अंतरा भी गुस्से से चिल्लाते हैं, ही स्कोल्डेड यू, आई विल किल हिम। इसने तुम्हें डांटा, मैं इसे मार दूंगी। रुद्र एकदम से चिल्लाता है, आई सेड स्टॉप इट। अंतरा रुद्र के ऐसे चिल्लाने से अब रुद्र को देखती है और फिर अपनी पकड़ चम्मच को छोड़ देती है, जिससे चम्मच नीचे गिर जाती है। अव्यान भी उसके हाथ को छोड़ देता है और रुद्र भी अंतरा को छोड़ देता है। अंतरा उठकर अब भागते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। अव्यान अंतरा को जाते हुए देखता रहता है। रुद्र काफ़ी फिक्र से अव्यान को देखकर कहता है, आर यू फाइन? अव्यान अब तक अंतरा को जाते हुए देख रहा था। अंतरा अब कमरे में जा चुकी थी। अव्यान उस कमरे की ओर देखते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रुद्र, तुमने उसे इस तरह से अकेले नहीं रखना चाहिए था। मैं देख सकता हूँ कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। रुद्र चेयर पर बैठता और कहता है, पता नहीं से क्या हो गया है, आज से पहले इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अव्यान तुरंत बोलता है, नहीं किया था क्योंकि तुम अकेले आते थे, वह तुम्हें जानती है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं उसके लिए नया हूँ, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये प्यार नॉर्मल नहीं है।
बहुत ही सनकी टाइप का है। मुझे लगता है तुम्हें इसे जल्द से जल्द माँ के पास लेकर जाना चाहिए। परिवार के साथ रहेगी तो उसे सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा। सबके साथ रहने का मतलब समझ समझ आएगा। अकेले रहेगी तो सिर्फ तुम्हें ही याद करते रहेगी और इस वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें लगता होगा कि ये नॉर्मल है, शायद तुम्हारे बाप का जो एटीट्यूड है उस हिंसा से यह काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है। एक तो तुमने यहाँ पर सारे मेल बॉडीगार्ड्स को रखा है, कोई ऐसे को रखते जो उसकी ऐसी देखभाल करता है जैसे कोई माँ करती है, मतलब एक लेडी को तो रखते। अव्यन को समझ रहा था और रुद्र बिल्कुल शांत हो रहा था। रुद्र काफ़ी वक्त बाद बहुत ही शांति से कहता है, मैंने एक लेडी को रखा था पर वह लेडी मर गई। उसके बाद भी मैंने रखा था एक लड़की को, लेकिन वह लड़की मुझे पसंद करने लगी थी। इस वजह से अब अंतरा को मुझे बार बार बुलाने को कहती थी। अंतरा को यह भी कहती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आया तो मैं उसे भूल जाऊंगा। मुझे नहीं पता था ऐसे कुछ यहाँ होता है, लेकिन एक दिन मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे बताया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। अंतरा उससे काफ़ी अटैच थी तो उसे मुझ पर बहुत गुस्सा भी आया। पता नहीं उस लड़की ने क्या क्या सिखा दिया इसे। आव्यान रुद्र की बात सुनकर तुरंत कहता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना रुद्र। काश कि तुम अंतरा को अपने साथ रखते, उसे इस तरह अकेला छोड़कर ना रखते। खैर कोई बात नहीं, हम इसका इलाज कर लेंगे। फिलहाल हमें इसे यहाँ से लेकर जाना चाहिए। रुद्र हाँ कहता है और दोनों अब चुप से बैठ जाते हैं। गोवा। रूहान इस वक्त गोवा बीच पर एक जगह बैठा हुआ था और स्वरा के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा था। वह सब पहले ही गोवा आया करते थे और यहाँ खूब सारी मस्ती भी किया करते थे जब स्वर्णा नहीं हुई थी। तब भी काफ़ी बार रूहान स्वरा को गोवा लेकर आया था। दोनों ने ही काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वक्त बिताई थी। रूहान बीते हुए वक्त के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक ओर जाती है। रूहान उस ओर देखता है और जल्दी से उठकर भागते हुए उधर इधर जाता है। रूहान वहाँ पहुंचकर एक लड़की का हाथ पकड़कर जल्दी से अपनी ओर खींचता है, जिससे उस लड़की ने जो कांच की छोटी सी फिश पॉट को पकड़ा हुआ था वह नीचे गिरकर टूट जाती है और उस लड़की के बाल से इस वक्त उसका चेहरा छुपा हुआ था। वह अपना चेहरा घुमाकर रूहान को देखती है तो रूहान के मुंह से एक शब्द निकलता है, सोना। यह लड़की स्वरा ही थी जो इस वक्त फिश पॉट खरीद रही थी। रूहान स्वरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वह उसे देखते हुए कहता है, तुम कहाँ चली गई थी सोना? तुम जिंदा हो और तुम उसे मिलने भी नहीं आई। रूहान जैसे ही यह बोलता है स्वरा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। स्वरा रूहान को कंफ्यूज होकर देख रही थी, जैसे वह उसे पहचानती ही ना हो। स्वरा रूहान को खुद से छुड़ाकर दूर होकर कहती है, आप किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर? सोना। ये सोना कौन है? स्वरा को ऐसा कहना रूहान को कंफ्यूज कर गया। वह जल्द से स्वरा की ओर बढ़कर कहता है, सोना तुम भूल गई, तुम मेरी सोना हो, मेरी स्वरा। स्वरा फिर से रूहान से दूर जाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरा नाम स्वरा नहीं है, मेरा नाम सुपर्णा है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। रूहान फिर से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मजाक क्यों कर रही हो सोना? प्लीज़ ये मजाक बंद करो। पूरे 19 साल बाद तुम मुझे मिली हो, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। स्वरा अपने चेहरे पर कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन बरकरार रखती है। वह फिर से कहती है, देखिए मिस्टर, मैं सुपर्णा हूँ, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। स्वरा का ऐसे बार बार मना करना रूहान को गुस्सा दिला रहा था। रूहान को हमेशा से ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि स्वरा इस तरह से उसे खुद से दूर रखे। रूहान थोड़ा गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो। अपना गेटअप और नाम चेंज करने से तुम स्वरा से सुपर्णा नहीं बन जाओगी। मैं तुम्हें जिस्म जान से अच्छी तरह से पहचानता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही काफ़ी है तुम्हें पहचानने के लिए। रूहान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वहीं रूहान के ऐसे कहने पर स्वरा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। रूहान की फीलिंग्स इतनी गहराई से बाहर आई थी जिससे स्वरा का दिल धड़क उठता है। वह एकटक रूहान को देख रही थी। स्वरा ही थी जिसे सबसे पहले रूहान पसंद आया था। उसकी प्यार की शुरुआत स्वरा के और से ही हुई थी। स्वरा ने पहली बार रूहान से मिलने के बाद प्यार का मतलब जाना था
और उसी से इकलौता प्यार किया था। स्वरा को अपने और रूहान के साथ बिताए हुए वो हर एक दिन याद आने लगे। उसकी आंखें सब कुछ जाहिर कर रही थी। रूहान स्वरा की आंखों में सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। स्वरा की सांसें इमोशनल बाहर आने लगी थी। वह रूहान की तरफ बढ़ते ही उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से कुछ याद आते ही वह उसके कदम अपनी जगह से उठ जाते हैं। वह मन ही मन कहती है, नहीं स्वरा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। भूलो मत, यही तुम्हें 19 साल पहले मरने के लिए छोड़ कर गया था। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और न ही पेट पर पलते अपने बच्चे के बारे में सोचा। मन में यह सब सोचते ही स्वरा एक चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगता है। स्वरा के अंदर गुस्सा था और वह उस गुस्से में आग की तरह जल रही थी। वहीं आग उसके दिल में रूहान के लिए नफरत जगा रही थी। रूहान स्वरा के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। स्वरा उसे फिर से देखते हुए कहती है, देखिए आप कौन है मुझे नहीं पता, और आप किस सोना के बारे में बात करें यह भी मुझे नहीं पता। मैं सुपर्णा हूँ और आज ही मैं गोवा आई हूँ। स्वरा जैसे जैसे बात को आगे बढ़ा रही थी, रूहान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और एक तो वह 18 सालों से जीते जी भी जी नहीं पा रहा था, सिर्फ स्वरा के खालों में खोया हुआ था। और आज जब उसे स्वरा मिली तो उसके सामने नौटंकी कर रही थी। रूहान गुस्से से अपना आपा खो बैठता है और वह गुस्से से स्वरा की ओर फटते हुए बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे स्वर्णा की मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, डैडू। स्वर्णा की आवाज़ से रूहान रुक जाता है। वहीं स्वरा आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। उसे स्वर्णा की याद आने लगती है जब वह बचपन में रूहान और स्वरा को डैडू और मिमी करके बुलाया करती थी। स्वरा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्वर्णा जिंदा है। हाँ, उसे याद था कि स्वर्णा आदित्य लोगों के साथ गई थी, पर उसे यह नहीं पता था कि स्वर्णा जिंदा बच गई थी। वह तो उसे भी मरा हुआ समझ रही थी। स्वरा की आंखें ममता छलक उठी। स्वर्णा भागते हुए रूहान के पास आती है और उसे बड़ी खुशी से बताती है, डैडू देखिए मैंने क्या खरीदा। रूहान स्वर्णा के साथ ही आया था, लेकिन वह एक साइड में बैठा हुआ था और स्वर्णा पूरे बीच पर सैर कर रही थी। उसे जो मन आ रहा था वह खरीद रही थी। स्वर्णा की खुशी की वजह से किसी पर ध्यान नहीं गया। वह बस अपने हाथ में पकड़ी जल परी को, सुंदर सी कांच से बनी शो पीस को देख रही थी। यहाँ पर एक उसका ध्यान रूहान पर ही नहीं था। स्वर्णा धीरे से रूहान के पीछे से झांककर स्वर्णा को देखती है। स्वर्णा को देखते ही स्वरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी छोटी सी बच्ची को इतना पढ़ा हुआ देखकर उसे तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। उसका दिल ही चाह रहा था कि वह अभी स्वर्णा के गले लग जाए। स्वरा के आंसू बहते हुए गाल पर लुढ़क जाते हैं, जो रूहान और स्वर्णा से कोई नहीं देख पाता। रूहान अपनी बेटी की वजह से एक पल के लिए तो स्वरा को भूल ही जाता है, लेकिन आज उसे उसकी याद आती है तो वह बहुत तुरंत मुड़कर स्वरा को देखता है, लेकिन अब वहाँ स्वरा नहीं थी, वो जा चुकी थी। स्वरा को वहाँ से गायब देखकर रूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से से बहुत ही धीरे से कहता है, सोना बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। रूहान अब स्वर्णा की ओर देखता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी। उसे तो किसी बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वहीं स्वरा पेड़ के पीछे छिपी हुई स्वर्णा को देख रही थी। स्वर्णा को देखते ही स्वरा की आंखों में बस आंसू निकले जा रहे थे। वह उसके मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसके बावजूद वह गलतफहमी के शिकार हुई, बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही थी। वह स्वर्णा को नहीं मिल रही थी, बस दूर से उसे देख रही थी। स्वर्णा की मुस्कुराहट, स्वर्णा की बातें, वह सब कुछ स्वरा छुप कर ही नोटिस कर रही थी। कुछ दिन बाद शादी की डेट करीब आ रही थी। इसी के साथ सभी उसकी तैयारी में जुटे हुए थे। शिवा और अनु एक साथ काफ़ी वक्त गुजार रहे थे। उनका प्यार मुकम्मल हो चुका था। उसी की खुशी का जश्न मना रहे थे। ध्रुवंश भी अपने कामों में बिजी होने के साथ ही कायरा को भी वक्त दिया करता था। कायरा भी ध्रुवंश के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर उसने अभी तक अपने डैड को ध्रुवंश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कायरा का फार्म हाउस हॉल पर काया के डैडी मिस्टर सहगल बैठे हुए थे। आज ही वो गोवा आए हुए थे कायरा से मिलने के लिए। वैसे तो वह कायरा से प्यार तो करते थे, लेकिन इस तरह इसका नहीं। वह ज़्यादातर अपने बिजनेस को लेकर ही कायरा से बात किया करते थे।
कायरा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इस वक्त ध्रुवन से बात कर रही थी। वह कहती है, हाँ मैं बस आ रही हूँ। वह कहती हुए हाल पर जाती है तो मिस्टर सहगल उसे टोकते हुए कहते हैं, काया वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रही हो तुम? कायरा फ़ोन को अपने कान पर थोड़ा सा दूर हटाते हुए कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब है डैड? कायरा के ऐसे जवाब पर मिस्टर सहगल थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं, बिहेव योर लिमिट्स कायरा। कायरा अपने हाथों में सीने पर बांधते हुए कहती है, अच्छा अगर नहीं रही तो क्या करेंगे आप? मिस्टर सहगल उसकी बात सुनकर उसे घूरते तभी कायरा कहती है, बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ। मिस्टर सहगल बहुत ही हैरानी से कहते हैं, वॉट? इतना कहते हुए सोफे पर उठकर कायरा को देखते हैं, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। आपने बिजनेस से फुर्सत मिले तभी तो आपको कुछ पता होगा। कायरा टीज करती हुई मिस्टर सहगल से कहती है, जिस पर वह कहते हैं, मुझे पता नहीं था तो कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, कोई भी ऐरा गैरा लड़के को तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। डैड, प्यार करने के लिए लड़के का ना ही हम स्टेटस देखते हैं और ना ही उसे देखते हैं कि वह कैसा है। कायरा एहसास को जरिए करते हुए कहती है, बेहुदा बातों ही ये सब। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई में किसी ऐसे अहरे गहरे इंसान को नहीं सौंपने वाला, इसलिए मुझे अभी उससे मिलना है। मैं भी तो देखूं किस गवार को तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। मिस्टर सहगल बड़े एटीट्यूड के साथ कहते हैं, ओके मैं अभी बुलाती हूँ। इतना कहते कायरा फ़ोन से ध्रुवंश को अंदर बुलाती है। कुछ 10 मिनट में ही ध्रुवंश हॉल में पहुँचता। ध्रुवंश इस वक्त ऐसे गेट अप रखा हुआ था कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। ध्रुवंश सीधा कायरा के पास जाता है। उसका ध्यान बिल्कुल भी मिस्टर सहगल पर नहीं था। ध्रुवंश कायरा के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? कायरा मुस्कुराती है क्योंकि उसे इस बात से ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ध्रुवंश ने उसके डैड के सामने उसे किस किया था। वहीं मिस्टर सहगल ये देखकर ध्रुवंश को पूरी तरह से घूरने लगे। ध्रुवंश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। यह समझकर वह अपने गले को साफ करते हुए थोड़े रौबदार आवाज़ में कहते हैं, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया। आवाज़ सुनकर ध्रुवंश उस ओर देखता है। उसे देखकर ध्रुवंश कायरा को देखते हुए कहता है, योर डैड? कायरा हाँ में सिर हिलाती है। कायरा ने पहले ही अपने डैड के बारे में ध्रुवंश को बताया था, इसलिए ध्रुवंश मिस्टर सहगल को मुस्कुरा कर कहता है, हाय ससुर जी, एक्चुअली मैं कुछ महीने में ही काया से शादी करने वाला हूँ। आप यहाँ नहीं थे तो हमने आपको नहीं बुलाया। खैर मैं अभी मॉम डैड को बोल देता हूँ, वो आपसे मिलने आ जाएंगे। इतना कहते हुए ध्रुवंश ध्रुव को कॉल करता है। ध्रुव कॉल रिसीव करता है तो ध्रुवंश ध्रुव से बात करता है। बात करने के बाद ध्रुवंश कॉल कट करके कहता है, ओके बाय ससुर जी, अच्छे से बैठकर शादी की बात कर लेना, कोई कमी ना हो, खर्चे पर इकलौती बेटी है आपकी। ध्रुवंश मिस्टर सहगल को एक शब्द भी बोलने नहीं देता और कायरा का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। दूसरी ओर अवैन कमरे में पहुंचकर कबर्ड के सामने जाता है और कुछ फाइल्स निकालने लगता है। फाइल निकालते वक्त अचानक ही अवैन की नज़र प्रज्ञा के नज़र बालकनी पर खड़ी प्रज्ञा पर जाती है, जो इस वक्त उसे पीट किए हुए थी। अवैन कुछ सोचते हुए कबर्ड को बंद करता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। अवैन प्रज्ञा को कुछ करीब जैसे ही पहुंचता है तो उसे प्रज्ञा का किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई देती है। प्रज्ञा बात करते हुए आखिर में कहती है, आई लव यू, आई लव यू। ये 3 वर्ड सुनते ही अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। प्रज्ञा अब मुड़ती है तो अव्यान को अपने इतने करीब देखकर वह एकदम से पीछे हो जाती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। प्रज्ञा उसके सीने पर हाथ रखे अव्यान को देखकर कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया। अव्यान उसके चेहरे को गौर से देखता है। प्रज्ञा अपने सीने से हाथ हटाकर कहती है, क्या हुआ? आप ऐसे मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? आपको कुछ काम था? अव्यान प्रज्ञा को कोई भी सवाल का जवाब दिए बिना उसके फ़ोन को छीनता है। प्रज्ञा हैरानी से देखती है। अव्यान प्रज्ञा के फ़ोन पर कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसकी नज़र सेव नंबर पर जाती है जो हिमांशु की थी। प्रज्ञा इस वक्त हिमांशु से बात कर रही थी। प्रज्ञा को जब समझ आता है कि अव्यान क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं।
प्रज्ञा अपने हाथ को सीने पर बांधे अव्यान को घूर कर देखती है। अव्यान फोन से अपनी नजर हटाकर प्रज्ञा को देखता है, जो बुरी तरह से घूर रही थी। प्रज्ञा अव्यान को ताने मारते हुए कहती है, फोन में तौका झांकी हो गई तो हमें वापस करने का कष्ट करेंगे। अव्यान प्रज्ञा को फोन को उसकी ओर बढ़ा देता है। प्रज्ञा फोन को लेकर कहती है, आपको पता है आप बहुत बड़े वाले जल कुकड़े हो। अव्यान तुरंत कहता है, व्हाट? प्रज्ञा थोड़ा जोर के कहती है, हाँ सही सुना आपने, आप बहुत बड़े जल कुकड़ा हो। अव्यान जल्दी से पूछता है, व्हाट जल कुकड़ा, ये क्या होता है? प्रज्ञा मुंह बनाते हुए अव्यान को देखती है, फिर जाते हुए कहती है, मुझे नहीं बताना। अव्यान झट से उसे पकड़ कर कहता है, तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या होता है ये। प्रज्ञा जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे अपनी सीरियस देखनी है, मिस हो जाएगी, सीरियल देखनी है। बोलते हुए प्रज्ञा अव्यान को खुद से दूर छुड़ा लेती है और कमरे के अंदर जाकर जल्दी से टीवी ऑन करके स्टार प्लस चैनल लगाती है। चैनल पर इस वक्त कह दूं तुम्हें सीरियल आ रही थी, जिसे देखते ही प्रज्ञा खुश हो जाती है। अव्यान भी अंदर आता है और टीवी के सामने खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा ये देखकर चिढ़ते हुए कहती है, हटिए ना, हटिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे देखनी है। अव्यान टीवी को देखता है और जिस पर इस वक्त मेन लीड हीरो ही दिख रहा था। अव्यान ने कभी सीरियल नहीं देखे थे, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सीरियल में फैमिली और बहुत से कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं। उसे तो यह लगता है जैसे प्रज्ञा उस हीरो को देखने के लिए इतनी उतावली हो रही है, इसलिए वह तुरंत ही टीवी को मेन स्विच बंद कर देता है। प्रज्ञा बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह जल्दी से बेड पर उठकर अव्यान के पास जाती है। अव्यान, दिमाग खराब हो गया है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे वो देखनी है। प्रज्ञा अव्यान पर चिल्लाते हुए कह रही थी। प्रज्ञा अब फिर से टीवी चलाने के लिए इधर उधर जाती है, तभी अव्यान उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर लेता है। प्रज्ञा उसकी टिमटिमाती आंखों से अव्यान की पलकें झपका हुए देखती है। अव्यान बहुत ही सीरियस से कहता है, तुम सिर्फ मुझे देखो, किसी और को देखने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। प्रज्ञा हैरानी से कहती है, क्यों? अब अव्यान टीवी एक्टर से भी जेलस हो रहा है। प्रज्ञा मुस्कुराकर अव्यान के गाल को खींचते हुए कहती है, आप सच में हद से ज़्यादा वाले जल कुकड़ा हैं, लेकिन अब ये जल कुकड़ापन बंद कीजिए और मुझे मेरा सीरियल देखने दीजिए। इतना कहते प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ाकर दूर होती है और अव्यान प्रज्ञा को एकदम से कहता है, अगर तुमने टीवी ऑन की ना तो टीवी सलामत नहीं रहेगी। प्रज्ञा अव्यान को ऐसे कहने पर ऐसे रिएक्शन करती है जैसे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा हो। प्रज्ञा अब टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन करने के कुछ सेकंड में टीवी बिखर कर नीचे गिर जाती है। प्रज्ञा आंखें पकड़कर बिखरे टीवी को देखती है, फिर सर उठाकर अव्यान को देखती है, जिसके हाथ में इस वक्त लोहे की रॉड थी। प्रज्ञा हैरानी से कहती है, ये आपने क्या किया? अव्यान रॉड को नीचे फेंक कर कहता है, मैंने कहा था ना टीवी सलामत नहीं रहेगा। ये सुनकर तो प्रज्ञा का भी जी चाहता है कि वे दीवार पर अपना सिर पटक ले। प्रज्ञा अब मुंह फुलाकर बेड पर आ जाती है और बेड पर बैठकर अपने हाथों को बांध लेती है। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल शांति रहती है। फिर अव्यान बेड पर बैठकर लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, चलो हम दोनों मूवी देखते हैं। अव्यान कभी भी मूवी नहीं देखा करता था, लेकिन उसने प्रज्ञा को मनाने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए वह यह आइडिया निकालता है। प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती, अब भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसे तो बस अपना सीरियल देखना था। अव्यान अपने एक कान से ब्लूटूथ ईयरफोन लगाता है और दूसरा ब्लूटूथ ईयरफोन प्रज्ञा के कान में लगाता है। अव्यान टेबल से रिमोट लेकर रूम के लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर प्रज्ञा को अपने करीब खींचते हुए कहता है, आओ भी। अव्यान के खींचने पर से प्रज्ञा उसकी ओर हो जाती है, लेकिन जल्दी वह खसक कर उसे दूर हो जाती है। अव्यान उसका हाथ पकड़कर फिर से खींच लेता है और कसकर पकड़ लेता है। इस बार प्रज्ञा खुद को छुड़ा नहीं पाती। अव्यान उसे मूवी तो दिखा रहा था, लेकिन प्रज्ञा देख नहीं रही थी, वह दूसरी ओर देख रही थी। अव्यान यह देखकर प्रज्ञा को सॉफ्ट गाल को छूते हुए कहता है, क्या हुआ सजनी, देखो ना इतनी अच्छी मूवी है। प्रज्ञा फिर से मूवी को नहीं देखती। अव्यान अब प्रज्ञा को अपने आगे बिठाता है और वह पीछे से लिपट जाता है। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रखे धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम मुंह फुलाए बिल्कुल बंदरी लग रही हो। प्रज्ञा अव्यान को झट से मुड़कर घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के होठ पर धीरे से किस करके कहता है,
सच्ची ऐसे मुंह फुलाए तुम हमेशा से बंदर ही लगती हो। मैं बहुत पहले ही तुम्हें ये बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। प्रणय अव्यान को घूरते हुए कहती है, आप ना रहने ही दीजिए। मरना तो आपसे मनाया तो आपसे कभी जाता नहीं है, बस मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अव्यन प्रणय की नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए कहता है, काफ़ी समझदार हो गई हो तुम। प्रणय पूरा सा मुंह बना लेती है। अव्यन आगे कहती है, चलो ठीक से गुस्सा छोड़ो, देखो मूवी स्टार्ट हो गई है और इसे तुम्हारी नज़रों का इंतज़ार है। प्रणय भी अब मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी अभियान के साथ नोक झोंक बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब जब नोक झोंक खत्म हो चुकी थी तो वह भी अभियान को से लिपट कर बैठ जाती है और दोनों अब एक दूसरे से लिपट कर मूवी एंजॉय करते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।